Hello everyone. In this session we are going to talk about CSAT reasoning और इसमें हम कवर करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं CSAT में इन रीजनिंग सेक्शन. ओके, सो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सो बेसिकली ये बोल रहा है कि कंसीडर द सीक्वेंस ए बी सी. ओके, सो देयर आर गोइंग टू बी सम पैटर्न एंड व्हाट इज द पैटर्न. डू वी नो द पैटर्न? आई डोंट नो. सो एक बार देखते हैं कि ए है, बी है, सी है, फिर दो डैश है. जनरली अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या कह रहा है ये कि जनरली जो पैटर्न बनता है वो 4 का बनता है या 5 का बनता है. सो बेसिकली अगर आप देखो तो ए बी सी डी सब दिख रहा है. ओके, तो मैं 5 का पैटर्न लेके चल रहा हूँ. ए बी सी, क्योंकि ए बी सी वापस से शुरू हो रहा है तो ए बी सी डैश, फिर डी आ गया, फिर वापस से आ गए ए बी बी सी डी. ओके, फिर वापस से डैश आ गया ए बी सी डी. ओके, तो यहाँ पे पैटर्न ये लग रहा है कि डी डी. सो डी दो बार आया, फिर सी दो बार आया, फिर बी दो बार आया, फिर ए दो बार आया. सो विच अल्फाबेट्स आर गोइंग टू बी मिसिंग? दैट इज गोइंग टू बी डी डी सी ए. सो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज डी डी सी ए. तो जनरली जब भी आपके पास इस टाइप के सीक्वेंस के क्वेश्चन आएंगे तो हमेशा पैटर्न जो बनेगा वो या तो 4 का बनेगा या फिर 5 का बनेगा. सो यहाँ पे मुझे ए बी सी डी दिख रहा है और यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे मुझे बी 2 बार दिख रहा है. तो यहाँ से मुझे ये क्लू मिलता है कि एक अल्फाबेट 2 बार आएगा. और उसके बाद मैंने फिर मुझे ये समझ में आ गया कि 5-5 का पैटर्न बनेगा, तो मैंने 5-5 का पैटर्न बना के फिगर आउट किया. तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का जो अप्रोच होगा वो यही होगा. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फॉलोइंग स्टेटमेंट है, 5 कैंडिडेट हैं, पी है, क्यू है, आर है, एस है और टी है. दो स्टेटमेंट ऐसे हैं कि 2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू, 1 स्टेटमेंट इज फॉल्स. मतलब ये है कि 2 स्टेटमेंट ट्रू है, 1 स्टेटमेंट फॉल्स है. नाउ अब क्या कह रहा है कि ट्रू स्टेटमेंट बोल रहा है कि पी एंड क्यू वाज सिलेक्टेड फॉर अ जॉब. ओके, सो पी और क्यू जॉब के लिए सिलेक्ट हो गए. ठीक है. एट मोस्ट आरएसटी, at most 2 of RST were selected for a job. So इसका मतलब सेकेंड ट्रू स्टेटमेंट ये कह रहा है कि RST में से 2 लोग सिलेक्ट हुए. ठीक है, कौन से 2? कम से कम 2 लोग सिलेक्ट हुए, हो सकता है तीनों भी हो गए. ठीक है, अब यहाँ पे ये कह रहा है एटलीस्ट वन ऑफ द आर और एस वाज सिलेक्टेड फॉर अ जॉब. ठीक है, सो एटलीस्ट वन का मतलब क्या होगा? या तो एक सिलेक्ट हुआ या दोनों सिलेक्ट हुए. तो इसका, और ये स्टेटमेंट फॉल्स है, इसका मतलब दोनों ही सिलेक्ट नहीं होंगे. सो इसका मतलब अगर देखें स्टेटमेंट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन. सो एटलीस्ट 4 वाज सिलेक्टेड फॉर अ जॉब. ओके, एस वाज सिलेक्टेड फॉर अ जॉब. ठीक है, so at least one का मतलब either if this statement is true, so either R is selected or S is selected or both of them are selected. So ये statement ये कह रहा है, तो इसका मतलब हम R और S दोनों को ही select नहीं कर सकते. और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैंने पढ़ने में गलती कर दी. यहाँ पे बोला at most 2, मतलब R S T को मिला के तीनों को मिला के ज्यादा से ज्यादा 2 लोग सिलेक्ट हुए. मतलब या तो एक आदमी सिलेक्ट हुआ है या 2 आदमी सिलेक्ट. सो फॉल्स स्टेटमेंट की हेल्प से मैं ये बोल सकता हूँ आर आर एस तो दोनों सिलेक्ट नहीं हुए. तो इनमें से कौन सिलेक्ट हुआ होगा? एटमोस्ट 2 का मतलब या तो एक हुआ है या एक भी नहीं हुआ है. ठीक है, सो इसका मतलब अब टी सिलेक्ट हुआ या नहीं हुआ इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है. एटमोस्ट 2 का मतलब या तो 0 लोग सिलेक्ट हुए या 1 लोग सिलेक्ट हुए या 2 लोग सिलेक्ट हुए. अब यहाँ पे मुझे ये पता है ये 2 तो नहीं हुए, तो ज्यादा से ज्यादा एक हुआ होगा. तो या तो टी सिलेक्ट होगा या टी सिलेक्ट नहीं होगा. पी और क्यू तो. अब यहाँ भी ये बोल रहा है एटलीस्ट 4 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, ये तो गलत है. क्यों है? क्योंकि पी और क्यू सिलेक्टेड है, ये पक्का है. आर और एस सिलेक्टेड नहीं है, ये भी पक्का है. तो टी सिलेक्ट होगा या नहीं होगा? तो मैक्सिमम ऑफ 3 पीपल कैन बी सिलेक्टेड फॉर द जॉब, सो दैट इज फॉल्स. S was selected for the job, that is also false. So basically, what is the correct answer? So basically, both of the statements are false. That ये भी नहीं होगा और दूसरा भी ट्रू नहीं होगा. इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो होगा कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं है. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, P Q R S T 5 स्टेटमेंट है. अगर P ट्रू है, ठीक है, बी 5 स्टेटमेंट्स. अब ये कह रहा है कि अगर पी ट्रू है तो बोथ क्यू एन एस आर ट्रू. ठीक है,
इफ अगर P ट्रू है तो S और Q दोनों ही ट्रू होंगे, ये कंडीशन है। लेकिन अब इसका मतलब ये है कि अगर P फॉल्स है तो मतलब पहली वाली कंडीशन वैलिड ही नहीं है। इसका मतलब Q और S दोनों ट्रू भी हो सकते हैं, दोनों फॉल्स भी हो सकते हैं, एक ट्रू एक फॉल्स भी हो सकता है। ठीक है, तो P फॉल्स पे मेरे पास कोई कंडीशन नहीं है, कंडीशन है कि P ट्रू है। तो ठीक, R और S ट्रू है तो P फॉल्स है। ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि R और S दोनों ही ट्रू हैं तो इसका मतलब T तो फॉल्स ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये है, और अगर दोनों ट्रू नहीं है, मतलब दोनों में से एक ट्रू है या दोनों ही ट्रू नहीं है, तो टी पे कोई कंडीशन अपनी नहीं बनती। ठीक है, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर टी ट्रू है, अगर ये ट्रू है, तो इसका मतलब ये दोनों तो ट्रू नहीं है, दोनों में से कम एक तो फॉल्स होगा ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि एटलीस्ट वन ऑफ पी एंड आर। ये बात मैं नहीं बोल सकता कि आर तो फॉल्स हो सकता है, एस भी फॉल्स हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आर ट्रू हो, एस फॉल्स हो, तो टी ट्रू हो सकता है। ठीक, अब अगर एस ट्रू है तो अगेन पी पे कोई कंडीशन नहीं बनती, नहीं है, इसका मतलब ये खत्म। अगर क्यू ट्रू है तो पी ट्रू होगा। अब यहाँ पे ये कंडीशन भी नहीं बनती कि अगर क्यू ट्रू है तो पी भी ट्रू होगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि अगर पी ट्रू है तो क्यू और एस दोनों ट्रू हैं, आर और एस दोनों ट्रू हैं, तो टी फॉल्स है। ओके, अगर टी ट्रू है तो एटलीस्ट दोनों में से एक फॉल्स होगा ही होगा, ये चीज। और अगर क्यू ट्रू है तो पी ट्रू होगा, ये तो डेफिनेटली ही गलत है, क्योंकि क्यू पी अगर ट्रू होगा तो क्यू का ट्रू होना और एस का ट्रू होना जरूरी है, लेकिन क्यू के ट्रू होने से पी के ट्रू होने का कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट तो पक्का ही फॉल्स है, मतलब ये तो गलत है, ये भी गलत है। एक बार फर्स्ट स्टेटमेंट को वापस से देख लेते हैं। अगर टी ट्रू है, तो अगर मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि टी ट्रू है, ठीक है, तो आर और एस दोनों ट्रू नहीं हो सकते, कम से कम एक तो फॉल्स है। ठीक है, कम से कम एक तो फॉल्स है, पी आर और एस में से। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी नहीं आएगा, तो इसका मतलब अपना आंसर सीधे सीधे नाइदर वन और टू आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ भी डेफिनेटली नहीं बोल सकते। पी के बारे में अपना कोई रिलेशन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए प्लस बी मीन्स ए जो है वो ना तो बी से छोटा है ना बी के बराबर है। इसका मतलब ए जो है वो बी से बड़ा है, तो ए प्लस बी का मतलब होगा कि ए बी से बड़ा है। ठीक है, ए माइनस बी का मतलब ए बी से बड़ा नहीं है, मतलब ए या तो छोटा है या बराबर है। ठीक है, ए इंटू बी का मतलब क्या होगा, ए छोटा नहीं है, मतलब बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है। ठीक है, ए डिवाइड बाई बी का मतलब क्या होगा, ए ना तो बड़ा है ना ग्रेटर है, इसका मतलब ए छोटा है। ठीक है, अब ए प्लस माइनस बी का मतलब होगा बराबर होगा, तो ए प्लस माइनस बी का मतलब हुआ ना तो बड़ा है ना छोटा है, मतलब ए और बी दोनों बराबर होंगे। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है पी क्रॉस क्यू, सो पी क्रॉस क्यू का मतलब पी जो है वो क्यू से बड़ा है या उसके बराबर है। पी माइनस टी, इसका मतलब पी जो होगा वो टी से छोटा होगा या बराबर होगा। टी डिवाइड बाई आर, इसका मतलब जो टी है वो आर से छोटा है। ठीक है, आर प्लस माइनस एस का मतलब आर एस के बराबर। ठीक, अब ये कह रहा है कि जो क्यू है वो टी के बराबर है, ये तो गलत है, और ये पक्का ही गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि एस आर के बराबर है और आर टी से बड़ा है, तो जो क्यू सॉरी यहाँ पे ये गलती कर रहा हूँ, मुझे क्यू और टी के बीच में रिलेशन चाहिए। तो जो टी है वो क्यू के से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, लेकिन ये स्टेटमेंट कह रहा है कि बराबर है, इसका मतलब कंक्लूजन वन फॉलो नहीं करता। एस प्लस क्यू, एस प्लस क्यू का मतलब ये होगा कि एस जो है वो क्यू से बड़ा है, और ये स्टेटमेंट क्यों है, क्योंकि एस आर के बराबर है और आर टी से बड़ा है, तो इसका मतलब जो और टी क्यू के बराबर है या बड़ा है, तो इसका मतलब जो एस होगा वो क्यू से डेफिनेटली बड़ा होगा, मतलब सेकेंड अलोन इज सफिशिएंट, फर्स्ट डजंट फॉलो, सेकेंड कंक्लूजन फॉलोज। सो आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन उठा के देखते हैं क्या कह रहा है कि व्हाट इज द मिडिल टर्म इन द सीक्वेंस दैट इज जी जी वाई वाई वाई। ओके,
सो पहले क्या करें कि हम बात कर रहे हैं कि जो z है वो 2 बार आया, ठीक है, फिर y अपना 3 बार आया, फिर x अपना 4 बार आया और w अपना 5 बार आया, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट कैसे होगा, ये होगा 2 + 3, इस अरेंजमेंट में कितने अल्फाबेट होंगे, 4 + 5 और 26 लेटर होते हैं, तो इसका मतलब 27 तक जाएंगे, ठीक है। अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे एक ऐड करता हूँ और एक सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो टोटल नंबर कितने आएंगे, अब यहाँ पे 1 से लेके 27 तक का सम निकालना है। सो 1 से लेके 27 का सम क्या आएगा, दैट 27 × 5 डिवाइड बाई 2, ठीक है, -1, दैट इज द आंसर। तो यहाँ पे आ गया 14, 14 7 98, कैरी 9, 14 दूनी 28, 28 और 9 37 -1 377, ये अपना टोटल अरेंजमेंट आया। अब इसमें जो मिडिल नंबर चाहिए, हमको मिडिल टर्म चाहिए सीक्वेंस का। सो मिडिल टर्म कौन सा होगा, मिडिल टर्म होगा जब भी अपने पास किसी भी सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो तो जो मिडिल टर्म होता है वो +1 डिवाइड बाई 2 होता है, ठीक है। तो मतलब अपना जो आंसर आएगा वो 378 डिवाइड बाई 2 होगा और दैट इज गोइंग टू बी 189, 189th टर्म, ठीक। अब अगर मैं पीछे से चलना शुरू करूं तो ए आ रहा है 27 बार, बी आ रहा होगा 26 बार, ठीक है, सी आ रहा होगा अपना कितनी बार, 25 बार, ठीक, डी आ रहा होगा अपना 24 बार, ई आ रहा होगा कितनी बार, 23 बार, ठीक है। तो 125 टर्म हो गए अपने, 189 टर्म तक जाना है। ई एफ क्या आएगा अपना 22 बार, ठीक है, जी कितना आएगा 21 बार, तो 168 टर्म हो गए, ठीक है। एच आएगा 20 टाइम्स, सो 188 टर्म्स हो गए और 199th टर्म होगा वो अपना आई होगा। सो मिडिल टर्म इस सीक्वेंस का कौन सा होगा, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी, दैट इज गोइंग टू बी आई। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं कि एक सर्कल है, सर्कल में 40 बच्चे खड़े हैं और बच्चों के पास एक रिंग है और बच्चे रिंग पास कर रहे हैं, ठीक है। अब बच्चे अगर रिंग पास कर रहे हैं तो पहला बच्चा दूसरे को देता है, दूसरा बच्चा चौथे को देता है, मतलब एक छोड़ के देता है और चौथा बच्चा सातवें को देता है। तो बेसिकली हुआ क्या, हुआ ये कि पहला रिंग गया 1, अगले बार अगला रिंग +1 मतलब एक आगे को दे दिया, अगला रिंग 2 आगे को दे दिया, अगला रिंग 3 आगे को दे दिया, अगला रिंग 4 आगे को दे दिया और उसका अगला रिंग 5 आगे को दे दिया। मतलब ऐसे जा रहा है, 1 से 2 मतलब 1, 2 से 4 मतलब 2, 4 से 7 मतलब 3 और सो ऑन, ऐसे चल रहा है। जब यहाँ पे और ऐसे घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है और ऐसे जाता जा रहा है, जब ये सारे चेंजेस के बाद टोटल सम जो आएगा वो 40 या 40 का मल्टीपल होगा, मतलब 40 होगा या 80 होगा या 120 होगा और सो ऑन। जब ये होगा तब तब जो रिंग आएगा वो वापस से पहले बच्चे के हाथ में जाएगा। सो 1 2 3 4 5 6 और इसका जो सम बनना चाहिए टोटल वो 40 का मल्टीपल बनना चाहिए, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये पहले चेंज के बाद हुआ, ये दूसरे चेंज के बाद हुआ, ये तीसरे चेंज के बाद हुआ, मतलब तीसरे चेंज के बाद 6 आगे जा चुके हैं हम। सो थर्ड चेंज के बाद 1 + 6 7 पे चला गया। अगले चौथे चेंज के बाद 1 + 10 11 के पास चला गया। तो मुझे टोटल ऐसे 40 का मल्टीपल चाहिए। अगर मैं 14 तक जाता हूँ, मेरे पास 14 नंबर, रैंडम नंबर कहाँ से है, ये ऑप्शन 1 है। तो अगर मैं 14 चेंजेस की बात करूं सो टोटल जिस बंदे के पास जाएगा वो 14 × 15 डिवाइड बाई 2 होगा, 105। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे तो 40 का मल्टीपल चाहिए। इसका मतलब 14 तो नहीं हो सकता, 15 पे देख लेते हैं। तो 15 तक का सम जो होगा वो 15 × 16 डिवाइड बाई 2 होगा, मतलब कितना होगा 120। क्या ये 40 का मल्टीपल आ रहा है, आ रहा है, इसलिए अपना यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। सो बेसिकली जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं हमेशा यही अप्रोच रखनी चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इफ टुडे इज संडे, which day is it exactly on 10 power 10th day? ओके, सो मुझे 10th डे जाना है। अब ये जो क्वेश्चन है ये ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये पता है कि हर 7वें दिन सेम डे पड़ता है, ठीक है।
तो मुझे चाहिए 10 पावर 10 का। सो 10 पावर 10 का मतलब ये हो गया 10 × 10 × 10 × 10। कितनी बार? 10 बार। ठीक। अब अगर मुझसे पूछा जाए कि 8 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो मैं 8 को 7 से डिवाइड करूंगा और मेरा रिमाइंडर आएगा 1। तो अगर आज मेरा मंडे है तो 8 दिन बाद मेरा ट्यूसडे पड़ेगा, क्योंकि एक रिमाइंडर आ रहा है और एक रिमाइंडर मैं उसमें ऐड कर दूंगा, तो मंडे से ट्यूसडे शिफ्ट हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे रिमाइंडर चाहिए। अब अगर मैं नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो रिमाइंडर्स भी मल्टीप्लाई होंगे, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 3 × 3 10 बार। ठीक है, मैं मैनुअली भी लिख के कर सकता हूँ 3 × 3। सो 3 3 क्या होगा 9। 9 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 2। ठीक है, तो इन दोनों की जगह मैं 2 लिख सकता हूँ। 2 × 3 क्या होगा? 2 × 3 होगा 6। 6 × 3 क्या होगा 18। 18 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा 4। ठीक, तो यहां तक रिमाइंडर आ गया 4। 4 × 3 कितना आएगा 12। 12 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर क्या आएगा 5। 5 × 3 कितना हुआ 15। 15 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर क्या आएगा 1। सो बेसिकली अगर मैं 6 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा रिमाइंडर आ रहा है 1। अब इसके बाद वापस से 4 बार और मल्टीप्लाई करना है, तो 4 बार मल्टीप्लाई करके मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा, तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ 4। तो इसका मतलब इसको 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर आया 4। तो अगर आज संडे है तो 10 बार 10 दिन के बाद अपना बनेगा 4 दिन आगे, दैट इज मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे। सो आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन बी, दैट इज थर्सडे। Now, someone has doubt or you don't understand any concept that I have taught in this session, kindly drop a message in the comment box and I'll get back to you. Thank you.